स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। बेटा हम आज कंटिन्यू करेंगे ज़ियाउल के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, राइट? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ ज़ियाउल। इससे पहले बाकी चीज़ें हम ज़ियाउल से रिलेटेड जो है वो पढ़ चुके हैं, राइट? बेटा ज़ियाउल की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये थे कि जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक पॉलिसी थी, जो कि क्या थी बेटा? नेशनलाइज़ेशन की। बेटा नेशनलाइज़ेशन की पॉलिसी क्या थी कि उन्होंने क्या किया था कि दैट जो इंडस्ट्रीज़ के ओनर थे या कंपनीज़ के ओनर थे, उनसे उनकी जो है वो कंपनी या फैक्ट्री या इंडस्ट्री ले ली थी और जो है वो क्या बोला था कि गवर्नमेंट जो है वो उसको चलाएगी, राइट? नेशनलाइज़ेशन का मतलब ये होता है कि जो उनके ओनर्स होते हैं, उनसे लेकर गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ या कंपनीज़ को चलाएगी। तो ज़िया-उल हक के टाइम पे क्या हुआ था, सबसे पहले इस नेशनलाइज़ेशन की पॉलिसी को क्या किया गया बेटा? इस नेशनलाइज़ेशन की पॉलिसी को रिवर्स किया गया। बेटा जो इंडस्ट्रीज़ थी बेटा, इंडस्ट्रीज़ को क्या किया गया? इंडस्ट्रीज़ को रिटर्न किया फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। किसको दिया बेटा? प्राइवेट ओनर्स को दिए। मतलब क्या किया? इसको हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि डीनेशनलाइज़ेशन की। क्या की बेटा? डीनेशनलाइज़ेशन की। और फर्दरमोर अब ज़ाहिर-सी बात है कि इन्होंने क्या किया था बेटा कि प्राइवेट ओनर्स को जो इंडस्ट्रीज़ थी, वो दे दी थी। अब ज़ाहिर-सी बात है इनको ज़रा एनकरेजमेंट करनी थी किसकी बेटा? प्राइवेट सेक्टर की। क्यों? क्योंकि बेटा वो डीमोटिवेट हो गए थे, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनसे ले लिया था और खुद वो चला रहा था। तो बेटा प्राइवेट सेक्टर सेक्टर वाज़ एनकरेज किस बात के लिए कि वो क्या करे बेटा? इन्वेस्ट करे पैसा कि एक्सपैंड हो बिज़नेस। अब ज़ाहिर-सी बात है कि गवर्नमेंट ये सारी कोशिशें क्यों कर रही थी? गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी कि बिज़नेसमैन्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जब कंट्री में बिज़नेस होगा, तो क्या होगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी ही इम्प्रूव होगी, राइट? पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या होगा बच्चों? पाकिस्तान की इकोनॉमी को ही फ़ायदा होगा। अगर इनके टाइम पे, ज़िया-उल हक के टाइम पे, अगर मैं आप लोगों से इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूँ इनकी, अगर मैं इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो होता क्या है कि बिटवीन 1977, 1986 पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी, वो क्या करती है बेटा? पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रीव करती है रैपिडली, राइट? वो रैपिडली पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है, हम ये कह सकते हैं। अगर मैं आपको एवरेज रेट बताऊँ, एवरेज रेट क्या था बेटा? एवरेज रेट अबाउट आपके पास 60 नहीं 6.2% था, राइट? 6.2% जो है वो एवरेज ग्रोथ रेट था अबाउट क्या था बेटा? 6.2%। और बेटा ये जो रेट था ये अमंग जो है वो पूरे दुनिया का हाईएस्ट ग्रोथ रेट था इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस टाइम पे दुनिया का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट था। और इसके बाद मैं ऐड ऑन करूँ, आपसे बात करूँगा बेटा कि इसमें पाकिस्तान की मतलब कि इकोनॉमी को बेहतर करने में कुछ ओवरसीज़ का भी रोल था, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का भी रोल था ज़िया-उल हक के टाइम पे। वो क्या था कि बेटा पाकिस्तानीज़ जो काम करते थे अब्रॉड में, बाहर काम करते थे, तो वो रेमिटेंसेस भेजते थे। मतलब कि ज़ाहिर-सी बात है वो किसी अदर मुल्क का पैसा भेज रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है किसी और मुल्क का पैसा आ रहा है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या होगी? इम्प्रूव होगी। ज़ाहिर-सी बात है वो अपने घर पे खर्चा देने के लिए जो है वो पैसे भेजते होंगे। तो बेटा ये जो रेमिटेंसेस थी इन्होंने स्ट्रांगली क्या किया बेटा? सपोर्ट किया इकोनॉमी को। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़। इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ क्या थी कि ज़िया ने क्या किया? ज़िया की गवर्नमेंट ने एम किया। क्या किया बेटा? इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ क्या थी बेटा? ज़िया की अगर हम बात करें, ज़िया गवर्नमेंट्स एम, इसका एम क्या था? इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ में ज़िया की गवर्नमेंट का जो है वो एम क्या था? एम ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो लोकल लोग हैं, उनको जो है वो एनकरेज किया जाए कि वो पाकिस्तान के अंदर क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें, एनकरेज लोकल इन्वेस्टमेंट। और प्लस इन्होंने कोशिश की कि अट्रैक्ट हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो क्या करें? पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्ट करें। फॉरेन इन्वेस्टर क्या करें बेटा? फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्ट करें। तो ज़ाहिर-सी बात है जो इनका एम था कि जब ये लोग आकर जो है वो क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे तो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ और बिज़नेस जो है वो क्या करेगा? ग्रो करेगा और पाकिस्तान को ही क्या होगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इम्प्रूव करेगी और पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा।
बेटा जो ये इनकी डीनेशनलाइजेशन पॉलिसी थी, डीनेशनलाइजेशन पॉलिसी हमने भी डिस्कस किया कि यार ये डीनेशनलाइजेशन पॉलिसी क्या होती है। डीनेशनलाइजेशन पॉलिसी मतलब कि जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज ले ली थी वो उनके ओनर्स को जो है वो वापसी कर दी। तो गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया अपना कंट्रोल ओवर इंडस्ट्री, लोगों की जिनकी इंडस्ट्रीज थी उनको दे दी। फिर इसके बाद प्राइवेट ओनर्स को क्या किया गया, प्राइवेट ओनर्स को फ्रीडम दिया, आजादी दी कि भाई आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अपना बिजनेस जो है वो सुकून से चला सकते हो। और जब जाहिर सी बात है उनको आजादी मिलेगी, उनको माहौल मिलेगा कि भाई वो खुल के काम करें, वो क्या करें स्टूडेंट्स, वो खुल के काम करें, तो जाहिर सी बात है बेटा क्या होगा, जाहिर सी बात है एफिशिएंसी और प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। और आपके पास ज़ियाउल हक का क्या मेन एम था, एम था कि भाई जो स्टेट के अंदर इंडस्ट्रीज है उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए। इन्होंने क्या की थी बेटा ज़ियाउल हक ने, बेटा ज़ियाउल हक ने क्या की थी बेटा, ज़ियाउल हक ने एफर्ट्स की थी कि वो इम्प्रूव करे क्या चीज बेटा, वो इम्प्रूव करे एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्री। क्या करें, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज ओन करी है उनकी एफिशिएंसीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए और फोकस करे कि भाई प्रोडक्शन प्रोडक्टिव काम ज्यादा करें और वेस्ट ज्यादा ना करें, राइट। कि उनका एम क्या था कि भाई किसी तरीके से पाकिस्तान इकोनॉमिकली क्या करे, इकोनॉमिकली पाकिस्तान ग्रो करे। ओवरऑल बेटा, ओवरऑल ज़ियाउल हक का एम क्या था इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। हम बेटा अलीशा और अदर स्टूडेंट जो बच्चों ने ज्वाइन किया है, हम बेटा ज़ियाउल हक की क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम ज़ियाउल हक के रिफॉर्म्स पढ़े। हमने जो बाकी टॉपिक लास्ट क्लास में कंटिन्यू किया था, अब हम जो है वो ओवरऑल जो है वो सारे रिफॉर्म्स पढ़े। अब हम बात करें ओवरऑल एम क्या था ज़ियाउल हक का। ज़ियाउल हक का ये था कि वो भाई इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करे, राइट, इंक्रीज करे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन बढ़ाए और रिड्यूस करे गवर्नमेंट कंट्रोल, लोग आकर खुद चलाए। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो पूरे हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। बेटा सबको आवाज आ रही है, एक बार मुझे कंफर्म करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। किसी को आवाज में कोई प्रॉब्लम है, स्क्रीन शेयर हो रही है, कोई भी इशू है वो पूछ सकता है। ओके जी, हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। हम ज़ियाउल हक की बात करेंगे, किसकी बेटा, ज़ियाउल हक के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करेंगे। बेटा ज़िया ने क्या किया, ज़िया ने अगर आप लोग को याद हो, ज़िया ने डिक्लेयर किया, ये हमने ये डिटेल्स थोड़ी पहले भी पढ़ी है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं तो ये पॉइंट्स ऐड होंगे। बेटा ज़िया ने क्या किया, ज़िया ने जो भी सारे मिलिट्री एक्शंस हुए थे सिंस 1977, वो इन्होंने क्या बोला, वो क्या है बेटा, लीगल है। बेटा जो भी इन्होंने काम किया उसको क्या मिली, लीगल प्रोडक्शन प्रोटेक्शन मिली। मतलब क्या हुआ कि दैट इस पर कोई कोर्ट में बात नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि लीगल प्रोटेक्शन मिल गई उनको। उन्होंने वो जो चीजें भी हुई, मिलिट्री एक्शंस हुए सिंस 1977, उनको उसने क्या कर दिया भाई, लीगल करार दे दिया कि भाई वो जो कर रहा है वो लीगल है। फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या की बेटा, रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973। होता क्या है बेटा इनके टाइम पे, बेटा आपके पास 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है। बट याद रखें, रिस्टोर तो किया जाता है लेकिन यहाँ पर ज़ियाउल हक क्या करता है बच्चों, यहाँ पर ज़ियाउल हक जो है वो कुछ चेंजेस करता है। क्या करता है ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक कुछ चेंजेस करता है। जैसे कि मेजर चेंजेस ज़ियाउल हक ने क्या किए थे, मेजर चेंजेस किए थे कि दैट उसने प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज किया था। क्या किया था बेटा, प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज किया था। कैसे प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज किया था भाई, कैसे प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज किया था, हम पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट की पावर को इस तरीके से इंक्रीज किया, जैसे कि आपके पास एट अमेंडमेंट 1985। अब सर ये एट अमेंडमेंट क्या होता है बेटा, ये एट अमेंडमेंट ये है कि ये फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था। बेटा ये जो आपके पास एट अमेंडमेंट है, ये क्या करता है, इट गेव द प्रेसिडेंट पावर, ये प्रेसिडेंट की पावर जो है वो इंक्रीज करता है। आपका सवाल होगा कि सर ये कैसे प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज करता है, आपका सवाल ये होगा कि सर ये जो एट अमेंडमेंट है ये कैसे जो है वो प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज करता होगा। बेटा एट अमेंडमेंट कुछ इस तरीके से पावर को इंक्रीज करता है
कि दैट प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को, और प्लस आपके पास प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है नेशनल असेंबली को। तो मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होती है इनकी, उसमें ज़ियाउल हक की पावर जो ये अथॉरिटी थी वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। इसके बाद अगर आप लोग को याद हो कि लीगल प्रोटेक्शन ऑफ मार्शल लॉ एक्शंस, ऑल एक्शंस जो के ड्यूरिंग मार्शल लॉ हुए थे वो डिक्लेयर कर दिए गए थे, क्या चीज बेटा, लीगल एंड वैलिड। कोर्ट जो है अब उनको क्या नहीं कर सकता था, इन एक्शंस को चैलेंज नहीं मतलब कि कोई भी इनको इन इन एक्शंस को चैलेंज नहीं कर सकता था, राइट। कोर्ट्स कुड नॉट चैलेंज दीज एक्शन। अब हम बात करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में एंड ऑफ मार्शल लॉ भी आता है आपके पास। बेटा मार्शल लॉ को क्या किया जाता है, मार्शल लॉ वाज लेफ्ट इन 1985, बट इन रियलिटी क्या होता है, मार्शल लॉ तो लेफ्ट हो जाता है, राइट। मार्शल लॉ तो लेफ्ट हो जाता है, लेकिन बट इन रियलिटी क्या होता है बेटा, जिया जो है वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं देन बिफोर। क्यों, आपने ये देखा कि जो उन्होंने सिस्टम बनाया, अपनी प्रेसिडेंशियल पावर क्या की, इंक्रीज की, मतलब प्रेसिडेंट की पावर इंक्रीज की। बेटा प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट आपके पास ज्यादा पावरफुल हो गया था देन प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट क्या हो गया था, ज्यादा पावरफुल हो गया था प्राइम मिनिस्टर से, और द सिस्टम शिफ्ट टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंसी। मतलब क्या हुआ कि भाई अब जो प्रेसिडेंट जो चाहेगा वो ही होगा, अब जो प्रेसिडेंट जो चाहेगा वो ही होगा। अब इनके ओवरऑल इम्पैक्ट क्या था, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का। इन रिफॉर्म्स, ये जो रिफॉर्म्स थे उन्होंने हेल्प किया जिया को कि उसकी गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो, और उसका जो है वो होल्ड रहे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। लेकिन आपके पास होता क्या है कि वाई देयर वाज पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों थे जिया के टाइम पे, इस वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस थे बेटा, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर इशू था। जैसे कि सिटीज लाइक कराची, उसमें क्या हो रही थी बेटा, किलिंग में इजाफा हो रहा था, वायलेंस हो रही थी, अनरेस्ट जो है वो क्या हो रहा था बेटा, अनरेस्ट हो रहा था, और लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो डिफिकल्ट हो गई थी। मतलब कि दैट कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करते हुए मुश्किल हो रही थी, कोई चीज फॉलो ही नहीं हो पा रही थी। और प्लस आपके पास ड्रग्स जो है, वो ड्रग्स रिलेटेड क्राइम्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर बन गए थे, जो कि एक सीरियस सोशल प्रॉब्लम था कि ड्रग्स की बातें हो रही हैं। करप्शन जो है वो इनके टाइम पे इंक्रीज हो गई थी। तो बेटा इन सारी चीजों ने क्या किया, इन सारी चीजों ने इसकी गवर्नमेंट को क्या किया, इसकी गवर्नमेंट को वीक किया, राइट, इसकी गवर्नमेंट को वीक किया। इन प्रॉब्लम्स ने क्या किया, मेड इट डिफिकल्ट फॉर जियाज गवर्नमेंट कि वो मेंटेन करे कंट्रोल और पीस। और प्लस इनको कुछ प्रोविंशियल चैलेंजेस भी थे, जैसे कि सिंध फेस्ड रेगुलर वायलेंस एंड अनरेस्ट, प्रेजेंस ऑफ सेपरेटिस्ट फीलिंग। एनडब्ल्यूएफपी के लोगों ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को। आपके पास क्या था, बर्डन ऑफ अफगान रेफ्यूजीज, उसकी वजह से भी आपके पास प्रॉब्लम होता है। लोग जो है वो जिया के रूल से जो है वो क्या थे बेटा, जिया के रूल से जो है वो अनहैप्पी थे। जिया के रूल से क्या थे बच्चों, जिया के रूल से अनहैप्पी थे। और अगर हम बात करें किसकी बेटा, हम बात करें बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान, ग्रोथ ऑफ एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स। अब होता क्या है कि बलूचिस्तान भी क्या होता है, अगेंस्ट होता है, राइट, किसके, जियाउल हक की गवर्नमेंट के। ओवरऑल अगर हम बात करें कि बेटा ये जो प्रोविंसेस अगेंस्ट हो रहे थे, सब जियाउल हक के अगेंस्ट हो रहे थे, तो जाहिर सी बात है दिस मेड जिया रूल वीकर, राइट। फिर ये प्रोविंसेस वाला इशू भी था। फिर इसके बाद थर्ड, आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था ओजरी कैंप डिजास्टर एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। इन 1988 में आपके पास क्या होता है, ओजरी कैंप आर्म डिपो, उसपे क्या होता है, उसको उसपे एकदम सडन ब्लास्ट होता है। तो बेटा ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट होता है, राइट। आपके पास क्या होता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ था, तो आपके पास जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद खान जुनेजो, कौन बेटा, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट की थी इनटू द इंसिडेंट। इस इंसिडेंट की क्या की थी बेटा, इंक्वायरी की थी। जियाउल हक ने क्या किया, जियाउल हक फेल्ट थ्रेटन्ड बाय द इंक्वायरी, सो वो किसी भी जो है वो मोहम्मद खान जुनेजो के एक्शन से डरा था, पावरफुल ऑफिशियल, वो डरा था। तो जिया ने क्या किया, एकदम एक्शन लिया, अपनी एथ अमेंडमेंट के पावर को इस्तेमाल किया, और उसने क्या किया, डिसमिस किया जुनेजो की गवर्नमेंट को और डिसॉल्व की नेशनल असेंबली। एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होता है बेटा, कंट्री जो है
वो एक बार फिर जो है वो कंट्री के अंदर पॉलिटिकल जो है वो चीजें खराब हो जाती हैं एंड चैलेंजेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं और इनस्टेबिलिटी हो जाती है और इनकी गवर्नमेंट जो है वो वीक हो जाती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, यस और नो? कोई मसला? बेटा मरियम बेटा, अलीशा बेटा, अनीजा, कोई प्रॉब्लम? नेमतुल्ला, बाकी स्टूडेंट्स, कोई इशू यहाँ तक? ओके जी, ग्रेट हो गया। अब हम क्या बात करते हैं? अब हम बात करेंगे इनकी फॉरेन पॉलिसीज। बेटा ज़ियाउल हक की जो फॉरेन फॉरेन पॉलिसीज है ना, वो थोड़ी सी लंबी है, ये बात याद रखिएगा। उसको आपने पढ़ना पड़ेगा, मैं फुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज स्किप नहीं करवा रहा कि कोई आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये फाइल शेयर भी हो जाएगी आप लोगों से। अगर हम बात करें फॉरेन पॉलिसीज ऑफ ज़ियाउल हक, क्या चीज बेटा? फॉरेन पॉलिसीज ऑफ ज़ियाउल हक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉरेन रिलेशन में पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन बेहतर होते हैं 1978 में। किस तरीके से बेटा? आइए डिस्कस कर लेते हैं। बेटा क्या होता है कि आपके पास रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना जो है वो स्ट्रॉन्गर हो गए थे ड्यूरिंग जिया रूल, स्पेशली आफ्टर 1978, राइट? बेटा होता होता क्या है कि जो काराकोरम हाईवे होता है ना, वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है दोनों कंट्रीज को डायरेक्टली कनेक्ट करने पे, राइट? इस कनेक्शन की वजह से, काराकोरम हाईवे की वजह से आपके पास बच्चों क्या होता है, ट्रेवल करना आसान होता है, ट्रेड करना आसान हो जाता है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। एज अ रिजल्ट क्या होता है बेटा? हमारी फ्रेंडशिप और कॉपरेशन बढ़ जाती है आपस में, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अब देखें, जब हमारे चाइना के साथ रिलेशन स्ट्रांग हुए तो हम थोड़ा सा बैलेंस हुए और हम इंडिया को अब थोड़ी बहुत बदमाशी जो है वो दिखा सकते थे, क्योंकि इंडिया तो हमारा शुरू से क्या रहा है बेटा? दुश्मन रहा है। अब हम भी थोड़ा चौड़े में आ गए थे कि हाँ भाई, हमारा जो है वो चाइना के साथ थोड़ी सी बातचीत हमारी क्या है, अच्छी है। फिर इसके बाद हम बात कर सकते हैं सेकंड, आपके पास क्या है? सेकंड, अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें, फॉरेन पॉलिसी, सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी विद यूएसए। यूएसए के साथ सक्सेसफुल भी थी, आगे जाके प्रॉब्लम भी आई थी। पहले सक्सेस पढ़ते हैं, फिर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम पढ़ते हैं, राइट? अगर हम सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसीज विद द यूएसए, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कि आपके पास जो जियाउल हक थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंप्रूव रिलेशन किए विद द यूएस, यूनाइटेड स्टेट। पाकिस्तान ने फायदा कब उठाया? पाकिस्तान ने फायदा उठाया स्पेशली ड्यूरिंग दी सोवियत अफगान वॉर। सोवियत और अफगान की आपस में क्या हो रहा था बेटा? जब फड्डा हो रहा था, तो आप सबको पता है कि अमेरिका, यूएस जो है वो किसके अगेंस्ट है? सोवियत यूनियन के अगेंस्ट है, राइट? सोवियत के अगेंस्ट है। तो आपके पास पाकिस्तान क्या था? पाकिस्तान बिकम अ की अलाय। क्या चीज बेटा? पाकिस्तान जो है वो की अलाय था यूएसए का। यूएसए क्या करी थी बेटा? सोवियत और अफगान वॉर जब हो रही थी, यूएसए जो है वो अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट करी थी अगेंस्ट सोवियत यूनियन, राइट? और इसमें यूएस को हेल्प कौन कर रहा था? इसमें यूएस को हेल्प कर रहा था पाकिस्तान। यूएस क्या करता था? सप्लाई करता था थोड़ा सा वेपन वगैरह चीजें, पाकिस्तान को सप्लाई करता था। पाकिस्तान जो है आगे अफगान मुजाहिदीन को देता था। और जब इंपॉर्टेंट अलाय था पाकिस्तान, एक की अलाय था, तो पाकिस्तान ने इस चक्कर में एक लार्ज फाइनेंशियल और मिलिट्री एड भी पाकिस्तान को मिला है फ्रॉम यूएसए। कितना मिला है बेटा? इनिशियली की बात कर रहा हूं, इनिशियली कितना मिला है? अबाउट 1.6 बिलियन डॉलर इनिशियली मिला है, राइट? हमारे पास क्या होता है बेटा कि ट्रेड बिटवीन बोथ कंट्रीज जो है वो इंक्रीज हो गया, रीचिंग, मतलब कि बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो हम खेल रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। जियाउल हक के टाइम पे यूएस ने क्या किया बेटा? यूएस ने हमें मॉडर्न वेपन्स भी दिए और मिलिट्री सपोर्ट भी दी पाकिस्तान को। और प्लस आपके पास होता क्या है कि इजियर माइग्रेशन हो गई टू यूएसए, मतलब कि लोग आसानी से फिर यूएसए जाना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से अब जाहिर सी बात है जब लोग यूएसए जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस आएंगे, वो अपने घर वालों को खर्चा भेजेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, विच हेल्प पाकिस्तान इकोनॉमी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या हुई बच्चों? इंप्रूव हुई। यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोग को स्टूडेंट्स? कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कंफर्म कर दें। अलीशा बेटा कोई प्रॉब्लम? मरियम कोई प्रॉब्लम? जैन बेटा कोई प्रॉब्लम? मरियम,
ओके, ग्रेट। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं थर्ड, हम किसकी बात करते हैं बेटा? थर्ड हम बात करते हैं इम्प्रूव रिलेशन विद द यूके, राइट? इम्प्रूव रिलेशन विद द यूके की बात करें, अब यूके के साथ क्या हमने रिलेशन किस तरीके से इम्प्रूव हुए, ये जो पार्ट है ना फॉरेन पॉलिसीज का, ये हमें रिलेशंस के टॉपिक में बड़ा हेल्प करेगा। अच्छा जी, इम्प्रूव रिलेशन विद यूके, ज़ियाउल हक के टाइम पे ज़ियाउल हक की फॉरेन पॉलिसी पढ़ें और उसमें यूके से रिलेटेड पढ़ें। बेटा जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट, उन्होंने क्या किया था, विजिट किया था पाकिस्तान को, और जिया की गवर्नमेंट के लिए उसने जो है ना फुल सपोर्ट शो की। और यूके ने बेटा हमें जो है वो क्या किया था, फाइनेंशियल एड भी किया था। 46 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान को इन्होंने फाइनेंशियल एड दिया था। बेटा हमारे यूके के साथ जो है वो पाकिस्तान और यूके के आपस में ट्रेड जो है वो बढ़ गए, और रीचिंग अबाउट 37 मिलियन पाउंड्स बाय 1986। मतलब ट्रेड हमारा इतना इंप्रूव हो गया। बेटा वेस्टर्न सपोर्ट स्पेशली हमें यूके से जो है वो मिली, जिसमें हमने क्या किया बेटा, हमने जब अफगान रेफ्यूजीज हमारे पास आए थे अफगान वॉर की वजह से, अफगानिस्तान से अफगानी जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे, तो इन्होंने हमें एड दिया कि हम उनको क्या कर सके, उनको हम डील कर सके। ओवरऑल हमारे डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो यूके के साथ जो है वो दोनों पाकिस्तान और यूके के आपस में बेहतर ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं क्या सीन था मिडिल ईस्ट के साथ। जब जियाउल हक का टाइम चल रहा था तो मिडिल ईस्ट के साथ क्या सिनेरियो था हमारा, राइट? अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो ड्यूरिंग जिया रूल पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने इंप्रूव किया रिलेशन विद मेनी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, राइट? और होता क्या है कि बेटा आपके पास अराउंड 50,000 पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल जो है वो गए थे कहाँ पर बेटा, यहाँ इन कंट्रीज पे, मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे, के फॉर ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस, राइट? होता क्या है बेटा, हमारा हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है और ट्रस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा थोड़ा सा ट्रस्ट और रिलेशन बेहतर होता है। पाकिस्तान जो है ने एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो रोल था कि रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के अंदर बेटा हमारे रिलेशन जो है इन मिडिल ईस्ट के साथ जो है वो बेहतर थे। हमें इकोनॉमिक तौर पे भी फायदा था और हमें डिप्लोमेटिक बेनिफिट भी था इनसे, इंक्लूडिंग हमारे ट्रेड भी अच्छे हुए और कॉपरेशन भी बेहतर हुई। हमने एक दूसरे को क्या किया बेटा, सपोर्ट किया। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है इंप्रूव रिलेशन विद बांग्लादेश। क्या बात करते हैं बेटा हम, इंप्रूव रिलेशन विद बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने जो है वो आपस में रिलेशन को इंप्रूव किया थ्रू नेगोशिएशन एंड कॉपरेशन। बेटा कैसे नेगोशिएशन एंड कॉपरेशन में, कैसे? अभी आपने पढ़ा था कि 1971 में हमारे पास थोड़ा सा हमारे से बांग्लादेश जो है वो अलग, जो ईस्ट पाकिस्तान था वो अलग हो गया था। तो अगर हम बात करें इन्होंने, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने आपस में रिलेशन कैसे इंप्रूव किया बच्चों, रिलेशन इंप्रूव किए नेगोशिएशन और कॉपरेशन के साथ। बेटा कॉपरेशन किस चीज में थी बेटा, कॉपरेशन थी ट्रेड के अंदर, टूरिज्म के अंदर, कल्चर के अंदर, इंक्रीज बिटवीन बोथ कंट्रीज। बेटा होता क्या था कि दैट दीज एफर्ट प्रूव बेनिफिशियल एंड ब्रॉट इकोनॉमिक ग्रोथ अराउंड कितना बेटा, $40 बिलियन एनुअली टू पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपस में रिलेशन बेहतर होने की वजह से, जो कि बेहतर हुए ट्रेड टूरिज्म की वजह से, उससे हमारे पास 40 बिलियन एनुअली आ रहे थे पाकिस्तान। हमारा एम क्या था कि हम क्या करें, ग्रो करें, आपस में मिलकर ग्रो करें, और हमारे इसके साथ बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी जो है वो बेहतर थे। लेकिन होता क्या है बेटा, हम जो सिक्स इनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या है बेटा, सिक्स हमारे पास दैट इज कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन जो है वो खराब हो जाते हैं। सिक्स ये पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कि दैट इससे पहले सब क्लियर है, एनी इश्यूज यहाँ तक? ओके जी, अब हम बात करते हैं मरियम अलीशा, आप सब लोग को क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लें। ओके जी, अब हम बात करते हैं कि बाय द एंड ऑफ द 1980s बेटा रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान क्या होते हैं बेटा, वर्स हो जाते हैं।
वर्स कैसे होते हैं बेटा कि अफगान सोवियत वॉर हो रही होती है, आपको पता है, जिसकी वजह से टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है और इनस्टेबिलिटी होती है इन द रीजन। पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ अफगानी रेफ्यूजीज आ रहे थे जिसको पाकिस्तान को डील करना था, जिसकी वजह से पाकिस्तान पे इकोनॉमिक और सोशल प्रेशर आ रहा था। जाहिर सी बात है, अफगानी यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजार रहे हैं और इकोनॉमिक पैसा पैसा भी खर्च हो रहा है पाकिस्तान का। तो बेटा होता क्या है कि हम पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स जो है और प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंक्रीज हुए। अफगानिस्तान ने क्या किया, अफगानिस्तान ऑल्सो अक्यूज पाकिस्तान फॉर इंटरफेरेंस विच फर्दर इंक्रीज टेंशन, राइट। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हमारे और अफगानिस्तान के रिलेशन जो है वो क्या हो जाते हैं बेटा, खराब हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे यूएस के साथ रिलेशन अफगान वॉर की वजह से बेहतर थे, वो हमारे खराब हुए। यूएस रिलेशन बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं आफ्टर दी अफगान वॉर, यूएस रिलेशन आफ्टर दी अफगान वॉर। अगर हम बात करें कि आफ्टर दी अफगान वॉर एंडेड इन 1988 विद दी जिनेवा अकॉर्ड, इसको हम पढ़ेंगे कि ये क्या था। इस आपके पास क्या होता है कि वॉर जब एंड होती है, अफगान वॉर एंड होती है 1988 में, तो यूएस का इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ डिक्रीज हो जाता है। कैसे डिक्रीज हो जाता है भाई, आप सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक की अलाई था, राइट। यूएसए ने पाकिस्तान को क्या किया, फाइनेंशियल और मिलिट्री एड देना भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। बेटा हमारे रिलेशन जो है वो आपस दोनों कंट्रीज के खराब होना शुरू हो गए। ऑल दो पाकिस्तान की अलाय था वॉर के अंदर, और बेटा आपके पास इस पाकिस्तान की उनको इम्पोर्टेंस जो मतलब कि जाहिर सी बात है उनको सपोर्ट किया, पाकिस्तान उनको सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, लेकिन हमारे रिलेशन क्या हुए बेटा, खराब हो गए। उन्होंने वॉर के बाद जब उनका काम निकला तो उन्होंने हमें घास डालना क्या कर दिया बेटा, हमें घास डालना जो है वो बंद कर दिया, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कि वेस्टर्न कंसर्न्स। बेटा वेस्टर्न कंसर्न क्या थे कि जब पाकिस्तान न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर बन रहा था और पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग मतलब कि न्यूक्लियर पावर के काम वगैरह हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर, और मिलिट्री रूल, वेस्टर्न कंसर्न थे रिलेटेड टू न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड मिलिट्री रूल। बेटा वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली आपके पास कौन था बेटा, स्पेशली आपके पास यूएसए था, जो कि कंसर्न था अबाउट किस चीज के बेटा, वो कंसर्न था अबाउट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। वो क्या था, कंसर्न था अबाउट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम अंडर जियाउल हक, राइट। और उनको इस बात का डर था कि कहीं पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान डेवलप कर रहा है न्यूक्लियर वेपन, वो क्या होंगे, वुड मेक द रीजन लेस सेफ, राइट। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि यार ये बंदा गवर्नमेंट पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और थोड़ा सा न्यूक्लियर पावर भी पाकिस्तान कुछ अरसे में बन जाएगा, तो होता क्या है बेटा आपके पास, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, माइक बंद करते हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया क्या चीज बेटा, उन्होंने क्रिटिसाइज किया जिया के रूल को। क्या किया, दे ऑल्सो क्रिटिसाइज जिया रूल। क्यों क्रिटिसाइज किया, बिकॉज इन कंट्रीज ने क्या कहा, इन कंट्रीज ने कहा भाई जियाउल हक तो बेकार आदमी है, वो तो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम है ही नहीं, जिया तो खाली अपनी पावर इंक्रीज करता है, बोला कि कोई पॉलिटिकल फ्रीडम पाकिस्तान में है ही नहीं। अब मतलब कि अपना काम निकालने के बाद ये लोग क्या हो गए, जियाउल हक के अगेंस्ट हो गए। बेटा ये जो कंसर्न थे वेस्टर्न कंट्रीज के, वेस्टर्न कंट्रीज हमसे जो है वो थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता थी पाकिस्तान की पॉलिसी से, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, रिलेशंस हमारे जो है वो खराब हो जाते हैं, राइट। और आप सबको पता है कि हम सोवियत यूनियन के रिलेशन हमारे पास हमारे साथ कैसे सही हो सकते हैं, बिकॉज हम अफगानिस्तान और यूएस को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट। ड्यूरिंग द रूल ऑफ जियाउल हक रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड सोवियत यूनियन रिमेन टेंस। हमारा जो है वो क्या होता है, जिनेवा अकॉर्ड भी साइन, ये साइन होता है एक एग्रीमेंट कि भाई पीस करें और एंड करें अफगान कॉन्फ्लिक्ट को। ये एग्रीमेंट जो है ये एग्रीमेंट हुआ था, इससे एक्सपेक्टेड था कि टेंशन जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, टेंशन जो है वो कम हो जाएगी और रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। हाउएवर agreement could not fully repair the damage caused by the Afghan war. There was already deep mistrust or conflict between Pakistan and Soviet Union. Even after the peace agreement, tension फिर भी रही, पाकिस्तान और सोवियत यूनियन के आपस में कंटिन्यू रही, और सोवियत यूनियन स्टिल सस्पेक्ट Pakistan because Pakistan had supported what? Pakistan supported Afghanistan
राइट अफगान मुजाहिदीन ड्यूरिंग द वॉर। बिकॉज ऑफ दिस, उस अग्रीमेंट के बाद भी हमारे रिलेशन जो है वो इम्प्रूव नहीं हुए और दोनों कंट्रीज का आपस में ट्रस्ट नहीं था। ओवरऑल रिलेशन जो है वो हमारे खराब थे डिस्पाइट अटेम्प्ट्स एट पीस। अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर फॉरेन पॉलिसीज ऑफ ज़ियाउल हक जो है वो एंड हो जाती हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स? जैन बेटा आपका थम्स अप नहीं आया अभी तक। मरियम, अलीशा बेटा, अनीजा बेटा, अदन, तलाल बेटा, ओके। जैन भाई, ओके जी। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डेथ ऑफ ज़ियाउल हक 1988। एकदम से ज़ियाउल हक कैसे गुजरे, राइट, हम डिस्कस कर लेते हैं। बस 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 बस, फोकस लेक्चर पे। अच्छा जी, डेथ ऑफ ज़ियाउल हक की बात करते हैं 1988 में। होता क्या है आपके पास बेटा, ऑन 17th ऑफ अगस्त 1988 में C-130 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश करता है। क्रैश होता है नियर बावलपुर। कहाँ पर क्रैश होता है बेटा? नियर बावलपुर। और प्लेन जो है वो ऑब्वियसली ब्लास्ट कर जाता है इन द एयर। एंड उस प्लेन के अंदर जो भी लोग थे, किसी ने भी जो है वो सरवाइव नहीं किया। बेटा एयरक्राफ्ट के अंदर कौन कौन था बेटा? जनरल ज़ियाउल हक थे जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। और कौन कौन थे बेटा? जनरल अख्तर अब्दुल रहमान जो कि सीनियर आर्मी ऑफिसर थे और फॉर्मर आईएसआई चीफ थे। और बेटा सेवरल सीनियर ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी के थे जो कि वर आल्सो ऑन बोर्ड। बेटा आपके पास यूएस एम्बेसडर जो पाकिस्तान आए थे वो थे, अर्नोल्ड रेफेल, वो थे, वो भी प्रेजेंट थे प्लेन के अंदर। और ये इंसिडेंट जो है ये एक मतलब कि बहुत बड़ा नुकसान होता है कि मतलब इसके अंदर टॉप पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर्स जो है वो इस दुनिया से गुजर जाते हैं। ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस था। एज अ लार्ज पार्ट ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप वाज लॉस्ट इन वन इंसिडेंट, मतलब कि इलीट लोग खत्म हो गए। और ये एग्जैक्ट कॉज ऑफ द क्रैश वाज नेवर अभी तक प्रूवन नहीं है, राइट, क्लियरली प्रूवन नहीं है। इट इज स्टिल कंसिडर्ड कि मतलब कोई ना कोई मसला है। आफ्टर क्या होता है, आफ्टर आफ्टर हिज डेथ जिया को क्या किया गया? बरी किया गया एट फैसल मॉस्क इन इस्लामाबाद। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? ओके जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ज़िया उल हक का टॉपिक कंप्लीट हम कहते हैं कि हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ 4 मार्कर्स इंपॉर्टेंट है वो आ सकते हैं आपके पास, तो वो साथ साथ आपको करवा दूं मैं। फिर इसके बाद जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल सिचुएशन आफ्टर ज़िया उल हक जो है वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है कि कुछ चीज़ें हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, वो हम पढ़ेंगे। और यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ तक ज़िया उल हक का टॉपिक है, फिर हम बेनज़ीर शुरू हो जाएगा। पहले हम ये करते हैं फिर बेनज़ीर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, हम 4 मार्कर पे जाते हैं, राइट। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कहता है, रैंडमली वो क्वेश्चन कर सकता है, मेन इवेंट्स ऑफ मोहम्मद खान जुनेजो पॉलिटिकल करियर। आप कहोगे कि ज़िया उल हक ने क्या किया था मोहम्मद खान जुनेजो को एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो इन 1985 आफ्टर नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन आए थे ये। जुनेजो ने वर्क किया कि वो रिवाइव करे, डेवलप करे द मुस्लिम लीग। और उन्होंने थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश की। इन 1988 जुनेजो ने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई कि वो डिस्कस करें अफगान सिचुएशन को, के शो कर रहा था कि भाई उसके बाद आज़ादी है, शोइंग हिज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। लेकिन आफ्टर क्या होता है, आफ्टर ओजरी कैंप आपके पास जुनेजो ने जब इंक्वायरी बुलाई, इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की और प्रॉमिस किया कि जस्टिस होगा, तो उसके उस एक्शन की वजह से जिया साहब को तकलीफ होती है और जिया साहब जो है वो उसको डिसमिस कर देते हैं और नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन 2 आपके पास स्टूडेंट्स बन सकता है, दैट इज क्रिकेट डिप्लोमेसी ऑफ 1987।
आपके पास क्वेश्चन आ सकता है क्रिकेट डिप्लोमेसी ऑफ 1987। होता क्या है बेटा, इन 1987 रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया बहुत ज्यादा टेंस हो गए थे ड्यू टू मिलिट्री एक्सरसाइज बाय इंडिया नियर द बॉर्डर राजस्थान एरिया। बेटा ये क्या होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होते हैं बेटा, मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब वो इंडिया वाले जो है ना अपने वेपन चेक कर रहे थे, मतलब कि अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे वॉर के लिए कि भाई हम किस तरीके से लड़ेंगे। तो मतलब वो प्रैक्टिस चल रही थी, उनकी प्रैक्टिस वगैरह चल रही थी। तो इस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन को रिड्यूस करने के लिए जियाउल हक ने क्या किया, विजिट किया इंडिया। अब इन्होंने अटेंड किया एक टेस्ट क्रिकेट मैच इन जयपुर एज अ पार्ट ऑफ दिस विजिट। ड्यूरिंग दिस विजिट उन्होंने जो है वो राजीव गांधी से भी मिले, उन्होंने इम्पोर्टेंट जो है वो इश्यूज को डिस्कस किया इंक्लूडिंग इंडियन आर्मी एक्सरसाइज, जो कि विच हैड वॉरेड पाकिस्तान की भाई वो जो है वो ट्रेनिंग वगैरह हो रही है। बेटा ये जो विजिट होता है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी। बिकॉज आपके पास क्या था, क्रिकेट को यूज किया गया था एज अ वे टू इम्प्रूव रिलेशंस। बेटा मीटिंग हेल्प टू रिड्यूस द टेंशन एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और प्लस हमारे पास इस क्रिकेट डिप्लोमेसी की वजह से एक टेम्परेरी तौर पे इंप्रूवमेंट आई थी रिलेशन पाकिस्तान और इंडिया की, थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो काम हुई थी। बच्चों अब आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्लियर है या नहीं है, सबको क्लियर है? ये बेटा क्या क्वेश्चन है, प्लीज पूछिएगा। ओके, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को क्लियर है। बेटा क्वेश्चन मैं पूछ लूं फिर हम बेनजीर भुट्टो पे जाएंगे। बेटा इसको क्रिकेट डिप्लोमेसी को अगेन एक्सप्लेन करूं बेटा, आपने शायद लीव कर लिया था मेरे ख्याल में, ऐसे ही है? ओके ओके बेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स 2 मिनट वेट करेंगे बच्चों, बस 2 मिनट आप लोगों को वेट करना है कि मैं इनको ये एक्सप्लेन कर दूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, याया साहब हम फोकस करेंगे क्रिकेट डिप्लोमेसी ऑफ 1987। 1987 में क्या होता है, रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया टेंस थे क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया की तरफ से हो रही थी नियर द बॉर्डर राजस्थान एरिया, राइट। अब आपके पास मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होती है कि भाई थोड़ा सा इंडियन आर्मी जो है वो अपनी ट्रेनिंग व्रेनिंग कर रही थी, अपने वेपन्स वगैरह टेस्ट कर रही थी, स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि भाई हम किस तरीके से लड़ेंगे क्या करेंगे। तो बेटा टेंशन को रिड्यूस करने के लिए जियाउल हक साहब कहाँ पर गए, इंडिया गए। इन्होंने वहां पर अटेंड किया एक टेस्ट क्रिकेट मैच। इन्होंने क्या अटेंड किया बेटा, इन्होंने वहां पर जो है वो अटेंड किया, क्या अटेंड किया बेटा, एक टेस्ट क्रिकेट मैच जो कि जयपुर में हो रहा था और ये इनके विजिट का पार्ट बना, इन्होंने विजिट किया। वहां पर जाके ये मिले राजीव गांधी के साथ, वहां पर इन्होंने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट इश्यूज को इंक्लूडिंग आपके पास इंडियन आर्मी एक्सरसाइज, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो वरिड था, थोड़ा सा वरिड हुआ पाकिस्तान। दिस विजिट कॉल्ड क्रिकेट डिप्लोमेसी। क्यों क्रिकेट डिप्लोमेसी क्यों कहा जाता है, बिकॉज क्रिकेट को जो है वो यूज किया जाता है कि रिलेशन जो है वो इम्प्रूव हो थोड़े से। इस मीटिंग के बाद आपके पास थोड़े से टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो थोड़े बहुत बेहतर हुए। बेटा टेम्पररी तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर हुए थे, सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ गई थी। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों।